हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि विश्वकर्मा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गर्व स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, सल्तनत काल का एक अगला वंश तुगलक वंश आज चल रहा है। तो दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें गुलाम वंश और खिलजी वंश हो गया है। अगला तुगलक वंश आज कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। तो तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चला, लेकिन मुख्य रूप से जो चला था तो 1398 ईस्वी तक चला। आगे 1414 तक 1414 में अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद को हटा करके खिजर खां ने सैयद वंश की स्थापना कर दी थी। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था तो वो था गयासुद्दीन तुगलक, जो मोहम्मद गाजी की उपाधि से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था 1320 से 1325 ईस्वी तक। तो ये जिसे जीएसटी के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट रूप में गयासुद्दीन तुगलक। तो इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं। जो सबसे पहले जो इसने नहरों का निर्माण कराया, तो नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक के रूप में जाना जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। और इसके अन्य कार्य हैं, सर्वाधिक बार मंगोल आक्रमण से बचाया था भारत को, और मलिक उल गाजी की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, और तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी। दिल्ली में पड़ता तुगलकाबाद नगर, इसकी स्थापना की थी। और 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि इसका जो बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, इसे जौना खां के नाम से जाना जाता था, तो ये किसी अभियान में गया था। तो किसी अभियान से वापस लौट रहा था, तो रास्ते में स्वागत के लिए एक महल बनवाया था। तो वो महल लकड़ी का बना हुआ था। तो उस महल के ढह जाने से उसी में दब करके इसकी मृत्यु हो गई थी गयासुद्दीन तुगलक की। इसके बाद इसका बेटा जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी शॉर्ट रूप में कहा जाता है। इसे पागल, सनकी, रक्त पिपासु आदि नामों से जाना जाता है। सर्वाधिक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक मूर्ख शासक के रूप में भी जाना जाता है एमबीटी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि ये 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने ऐसे कुछ 5 कार्य किए थे, जिससे उन कार्यों से इसे कोई सफलता नहीं मिली थी, तो जिससे बहुत नुकसान हुआ था इसे। सर्वाधिक पढ़ा लिखा भी शासक था दिल्ली सल्तनत का। सबसे अधिक पढ़ा लिखा शासक यही मोहम्मद बिन तुगलक था। तो कर वृद्धि सबसे पहला कार्य किया, कर वृद्धि कर दिया। दोआब क्षेत्र का मतलब जो दो नदियों के भूमि का बीच का क्षेत्र होता है, दोआब। आब का मतलब ऐसे फारसी शब्द है, आब माने पानी होता है। जैसे कि पंजाब, तो 5 नदियों की भूमि है। तो दोआब यानी कि जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में 1/2 कर लगा दिया था। हालांकि औरंगजेब ने भी, वो अलाउद्दीन खिलजी ने भी ऐसे ही कर लिया था 1/2, लेकिन वो अपने क्षेत्र में लिया था। इसी के क्षेत्र में अकाल में प्लेग, जब से इसने कर वृद्धि कर दिया उसी समय अकाल पड़ गया, एक महामारी फैल गई प्लेग, जिससे लोग कर देने में असमर्थ रहे। तो ज़बरदस्ती कर वसूलना शुरू किया इसने, लोग देने में समर्थ नहीं रहे। इसी और राजधानी परिवर्तन, इसका जो सर्वाधिक असफल कार्य हुआ वो राजधानी परिवर्तन। राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दी। दिल्ली देवगिरी को ही दौलताबाद नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली से देवगिरी में राजधानी परिवर्तन किया, जो सफल नहीं हुई, और वापस पुनः दिल्ली में ही बनाया। इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ, धन का बर्बाद, धन की जो हानि हुई बहुत। अच्छा, राजधानी परिवर्तन कई कारणों से किया। 1327 ईस्वी में ये कार्य किया था राजधानी परिवर्तन का। तो कई इतिहासकार बताते हैं कि ये अब राजधानी के साथ साथ दिल्ली के वासियों को भी देवगिरी दौलताबाद में रहने के लिए प्रेरित किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, क्वेश्चन बनता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में किसने किया था? तो एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सोने चांदी के सिक्के चलते थे, उसकी जगह इसने पीतल या तांबे के, कांसा के आदि धातुओं के सिक्के चलवाए। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे नकली सिक्के बनने लगे, जिससे मार्केट में सिक्कों की संख्या बहुत अधिक हो गई। अतः ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन पुनः बंद किया, पुनः पहले जैसे सिक्के चलवाने पड़े, इन सिक्कों को वापस लेना पड़ा इसे, जिससे इसे बहुत हानि हुई। नकली सिक्के ज़्यादा बढ़ जाने के कारण सिक्के वापस लेने पड़े। खुरासान अभियान, मध्य एशिया में खुरासान पड़ता है, वहाँ अभियान शुरू किया था। तो वहाँ अभियान के लिए इसने लगभग 1.5 लाख सैनिक को एकत्र किया और उन्हें
एडवांस वेतन दिया। एडवांस वेतन दे करके जब अभियान के लिए भेजा तो पता चला वहाँ सब ठीक ठाक पहले से ही चल रहा है, तो सैनिकों को बुलाना पड़ा, वो वेतन बेकार चला गया। कृषि विभाग के लिए, कृषि के विकास के लिए एक नए विभाग की स्थापना की जिसे दीवान ए कोही के नाम से जाना जाता है। दीवान ए कोही या अमीर ए कोही एक कृषि विभाग था जो कृषि के विकास के लिए किसानों को बैल खरीदने के लिए पैसे देना या और अन्य जो कृषि से संबंधित उपकरण को खरीदने के लिए पैसे देना ताकि उपज में वृद्धि हो सके। तो दीवान ए कोही क्या है? कृषि विभाग है। किसने स्थापित किया था? एमबीटी ने। ये मोरक्को का एक यात्री है, इब्न बतूता। पूछा जाता है इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, मोरक्को का, किसके समय भारत आया था? एमबीटी के समय भारत आया था। इसकी पुस्तक है रेहला। तो इसने अपनी पुस्तक रेहला में एमबीटी के कार्यों का वर्णन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल और किए गए कार्यों का वर्णन रेहला में मिलता है। किसकी पुस्तक है? ये इब्न बतूता की पुस्तक। 1333 भारत आया था, 1347 तक रहा। एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो इब्न बतूता आया था यात्री के रूप में, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसको? इब्न बतूता को। फिर 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने ये इब्न बतूता को दूत के रूप में चीन भेजा था। तो एक क्वेश्चन बनता है कि एमबीटी ने किसको दूत बनाकर चीन भेजा था? इब्न बतूता को भेजा था। दक्षिण भारत में उसी समय दक्षिण भारत में दो नए राजवंश की स्थापना हुई थी, जो विजयनगर तथा बहमनी वंश की स्थापना हुई थी। तो किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी। 1351 में एक छठा स्थान पड़ता है, वहाँ अभियान के समय उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? एमबीटी की। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी एक साहित्यकार, एक कवि थे, उसी के दरबार में रहते थे। तो बदायूनी लिखते हैं कि अंततः लोगों को उससे तथा उसको लोगों से मुक्ति मिल गई, क्योंकि लोग भी उससे परेशान रहते थे या खुद भी लोगों से परेशान रहता था। तो इसलिए बदायूं ने लिखा कि लोगों को उससे और उसको लोगों से मुक्ति मिल गई। कब? जब एमबीटी की मृत्यु के 1351 ईस्वी में। अब इसके बाद एफएसटी अर्थात फिरोज शाह तुगलक आते हैं दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर। तो एमबीटी तो गैसुद्दीन तुगलक का बेटा था, मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा नहीं बल्कि चचेरा भाई था जो गद्दी में बैठा था। 1351 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ। कहाँ? वहीं ठट्टा में, जहाँ इसकी मृत्यु हुई थी एमबीटी की, वहीं इसका राज्याभिषेक हुआ। ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इस्लामिक राज्य की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने, जितना सल्तनत क्षेत्र में इसका क्षेत्र था, तो इस्लामिक राज्य की स्थापना किया था, पूरा इस्लामिक स्टेट बना दिया। उसने हिंदुओं को जिम्मी कहा तथा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर। जजिया कर के बारे में पूरा स्टोर विस्तार से बताएंगे, जजिया कर कब शुरू हुआ, लास्ट में किसने खत्म किया। तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, वो एफएसटी अर्थात फिरोज शाह तुगलक। जब शुरू किया गया था तब ब्राह्मणों पर लागू नहीं होता था जजिया कर। ये गैर मुस्लिमों पर लिया जाने वाला धार्मिक कर होता था, अर्थात जो मुसलमान व्यक्ति नहीं थे उनसे लिया जाने वाला कर था। तो एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू किया। मध्यकालीन इतिहासकार था दिल्ली सल्तनत का सबसे कल्याणकारी शासक किसे माना जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारे करों को हटा करके, कहा जाता है 24 प्रकार के करों को हटा करके, समाप्त करके केवल 4 प्रकार के कर निर्धारित किए थे। वो 4 कर थे। खम्स खम्स जो था, जो युद्ध में लूटपाट की जाती थी, जो लूट के दौरान धन प्राप्त होता था, उसे खम्स कहा जाता था। तो उस खम्स में सुल्तान ने अपना हिस्सा 1/5 भाग रखा, अर्थात जो लूटा हुआ धन होगा युद्ध के दौरान उसमें 1/5 हिस्सा राजा का होगा। फिर खराज, जिसे लगान कहते हैं, जो कृषि कर था वो खराज था, वो 1/5 हुआ करता था, जो पहले बहुत ज़्यादा हुआ था, 1/3 1/2 हुआ करता था। एफएसटी ने 1/5 निर्धारित किया। जजिया था गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर, और जक़ात मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था। जक़ात का मतलब मुसलमान धार्मिक कार्य के लिए अर्थात यात्रा वगैरह के लिए ये जक़ात कर लागू किया गया था मुस्लिमों से। मुसलमानों के लिए जक़ात था। जजिया था गैर मुस्लिमों से। खराज था कृषि के लिए, कृषि कर था। और खम्स लूटे हुए माल पर राजा का हिस्सा, राज्य का हिस्सा। ये 4 प्रकार के कर निर्धारित किए थे किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। बाकी अन्य सभी करों को समाप्त कर दिया था। अन्य कुछ कार्य है जो निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक ने,
दीवान बंदगान का निर्माण किया था। दीवान बंदगान एक दान विभाग था दासों के लिए। कहा जाता है कि सबसे अधिक दासों की संख्या थी दिल्ली सल्तनत में तो फिरोज शाह तुगलक के समय ही थी। लगभग 1,80,000 दासों की संख्या बताई गई है जो FST फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ करते थे। तो दासों के लिए दीवान बंदगान था। दीवान खैरात ये दान विभाग था। इससे जो गरीब लड़कियों की शादी के लिए धन वगैरह उपलब्ध कराना या विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो ये दीवान खैरात एक विभाग की स्थापना की थी। और दारुल सफ़ा एक अस्पताल था जिसका निर्माण FST अर्थात फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। लगभग 300 नए नगरों का निर्माण कराया जिसमें ये कई नगर थे। फिरोजाबाद है और ये हिसार है हरियाणा में। कई बड़े मुख्यतः 5 बड़े नहरों का निर्माण कराया था। सबसे पहले नहरों का निर्माण शुरू किया था गयासुद्दीन तुगलक ने और सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया था सिंचाई के लिए वो फिरोज शाह तुगलक ने। तो 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था ये और सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक ने। 1200 नए फलों के बाग लगवाए FST ने। बगीचे लगवाए, बगीचे में सबसे ज़्यादा बगीचे फलों के लगवाए थे। कहा जाता है 1200। अनुवाद विभाग की स्थापना की। अनुवाद विभाग का प्रारंभ अनुवाद विभाग की स्थापना करने का श्रेय FST को ही दिया जाता है फिरोज शाह तुगलक को। सिक्कों पर खलीफा का नाम लो। खलीफा का मतलब अपने जिसको ये गुरु मानते हैं उनको। तो सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाना चित्र अंकित करवाना शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी आत्मकथा अर्थात अपने बारे में लिखना। तो हिस्ट्री में 3 शासक ऐसे हुए हैं जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है जिनमें दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आत्मकथा लिखने वाला शासक यही था FST फिरोज शाह तुगलक। काफ़ी पढ़ा लिखा शासक था। तो इसने अपनी आत्मकथा लिखी है फतूहात-ए-फिरोज शाही नाम से। और तारीख़ फिरोज शाही एक किताब है जिसका वर्णन बर्नी ने किया। बर्नी ने लिखा तारीख़ फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी ये बर्नी की लिखी हुई पुस्तक है। और फतूहात-ए-फिरोज शाही ये फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखी है अपनी आत्मकथा। इसका शीर्षक आज जिस नाम से किया फतूहात-ए-फिरोज शाही नाम से। ठीक है। 1388 में इसकी मृत्यु हो गई फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद ये जो दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश है पतन की ओर हो गया अर्थात ये धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर आ गया। तो अंतिम शासक के रूप में ये नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो 1394 से मुख्यतः 1398 तक ही रहा और 1412 तक इसका वर्णन मिलता है। 1398 में जब ये तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था भारत में 1398 में तो इसके बाद से पूर्ण रूप से समाप्ति हो गया था तुगलक वंश। तो 1498 के बाद से कुछ साल तक छोटे छोटे शासक करते रहे शासन। ये नासिरुद्दीन महमूद को हरा दिया तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग का एक सेनापति था खिज्र खां जिसको यहीं छोड़कर चला गया तैमूर लंग। तो खिज्र खां ने इस अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद को हरा करके मार करके एक नए वंश की स्थापना की जिसे सैयद वंश के नाम से जाना जाता है। तो तुगलक वंश के बाद अब आएगा सैयद वंश जिसे अब अगले वंश के रूप में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।